2 महीने बाद पंचायत के इलेक्शंस होने वाले होते हैं और इसी वजह से गांव में रूरल पार्टी और अपोजिशन पार्टी के बीच हर दिन लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है। अब सीन गांव के पिछले प्रेसिडेंट भागीरथ पर शिफ्ट होता है, जो अपने लोगों के साथ बैठकर दारू पार्टी कर रहा होता है। अब इन लोगों की बातों से हमें पता चलता है कि गांव का जो प्रेजेंट प्रधान है सुशील, उसके एक खास आदमी का मर्डर हुआ है, जिसकी वजह से पूरे गांव में ये चीज चर्चा का टॉपिक बनी हुई है। अब इस पार्टी को और मजेदार बनाने के लिए ये लोग एक लड़की को बुलाने की बात करते हैं। तो विकास नाम का एक लड़का एक प्रोस्टिट्यूट को फोन करता है। अब इसके थोड़ी देर बाद वो लड़की फोन करके विकास से पूछती है कि मैं तुम्हारे बताए हुए एड्रेस पर पहुंच चुकी हूं, तुम कहां पर हो? तो विकास उससे कहता है कि तुम वहीं रुको, मैं पिक करने आता हूं। इसके बाद वो बाहर जाता है और उस लड़की को बुलाने लगता है, लेकिन तभी अचानक या तो वो लड़की या कोई और बंदा विकास को मार देता है और ये सीन यहीं पर एंड हो जाता है। फिर अगले दिन जब पुलिस कमिश्नर के पास ये खबर जाती है तो वो एसीपी को बुलाता है और कहता है कि रघुनाथपुर गांव में इलेक्शंस की वजह से 2 पार्टियों के बीच झगड़े बढ़ गए हैं। मुझे पता चला है कि वहां 2 हत्याएं भी हो चुकी हैं, एक तो प्रेजेंट प्रेसिडेंट सुशील के आदमी की और दूसरा पिछले प्रेसिडेंट भागीरथ के आदमी की। कमिश्नर कहता है कि अगर हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो और लोग मरेंगे, क्या पता ये सब यही लोग आपस में कर रहे हों, इसलिए तुम फौरन वहां जाकर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करो। और ये सुनकर वो एसीपी जवाब देता है कि सर, फिलहाल आईपीएल चल रहा है, एक तो वहाँ सिक्योरिटी चाहिए, ऊपर से इलेक्शंस के लिए भी सिक्योरिटी चाहिए, आपको तो पता है हमारे पास इतने लोग भी नहीं हैं। तो कमिश्नर कहता है कि एक काम करो, फिलहाल जो भी ऑफिसर फ्री हो उसे ही वहाँ भेज दो, कुछ तो रास्ता निकालो। खैर, अब अगली सुबह गांव का एक्स प्रेसिडेंट भागीरथ एसीपी को फोन करता है और कहता है कि कल रात सुशील के आदमी ने मेरे आदमी को मार दिया। अब मुझे पता है कि इसका जवाब उसको कैसे देना है, इसलिए तुम यहाँ अपनी पुलिस मत लाना, ये मेरा मैटर है, मैं इसको देख लूंगा। तो ये सुनकर एसीपी कहता है कि कमिश्नर साहब ने कहा है तो इन्वेस्टिगेशन तो होगी ही, लेकिन आप फिक्र मत करो, ये इन्वेस्टिगेशन सिर्फ नाम के लिए ही होगा, इसलिए मैं अपने एक ऑफिसर को वहाँ रिपोर्ट लेने भेजूंगा, तो वो रिपोर्ट ले आएगा। आप बस इतना करो कि अपने लोकल ऑफिसर से कह दो कि वो अपने हिसाब से रिपोर्ट तैयार रखे। अब दूसरे सीन में हमें दत्ता नाम का एक पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है, जिसकी नींद दोपहर के 2 बजे खुलती है। असल में दत्ता कोई आम ऑफिसर नहीं है, बल्कि वो बहुत ही ईमानदार है और इसी ईमानदारी की वजह से कुछ साल पहले गुंडों ने उसकी फैमिली को मार डाला था, जिसमें उसकी बीवी और बच्चे शामिल थे। यहाँ हमें पता चलता है कि फैमिली को खोने के बाद दत्ता अपनी ड्यूटी से दूर रहता है और अकेले घर में बैठा रहता है, सिर्फ अपनी फैमिली को याद करता रहता है। खैर, तभी थोड़ी देर बाद एसीपी उसके पास आता है और कहता है कि दत्ता, तुम्हें एक छोटी सी इंक्वायरी करनी है, इसमें ज्यादा काम नहीं है, बस तुम्हें रघुनाथपुर गाँव जाकर एक रिपोर्ट लेकर आनी है, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। अब दत्ता पहले तो इसके लिए मना कर देता है, लेकिन जब एसीपी उससे रिक्वेस्ट करता है कि स्टाफ की कमी है और तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, बस रिपोर्ट लानी है, इसलिए प्लीज मान जाओ, तो आखिर में दत्ता हामी भर देता है। इसके बाद सीन वापस गांव में शिफ्ट होता है, जहां भागीरथ गांव के लोकल ऑफिसर रितेश को बुलाता है और उससे कहता है कि कई सालों से हमारी फैमिली इस गांव पर राज करती आ रही है, जबकि सिर्फ एक बार उस सुशील ने ये इलेक्शन जीता है और प्रेसिडेंट बन गया है। मुझे पता है कि उसी ने मेरे आदमी को मरवाया है, इसीलिए इसका बदला तो मैं उससे लेकर ही रहूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें सिर्फ एक झूठी रिपोर्ट तैयार करनी है, जिसको लेने कल एक पुलिस वाला यहाँ आने वाला है। उसके बाद जब वो उस रिपोर्ट को लेकर चला जाएगा तो उसके बाद मैं देख लूंगा कि मुझे क्या करना है। खैर, अब हम गांव में केशव माधव नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो बच्चों को मुफ्त पढ़ाई करवाता है और इस काम में कभी कभी इच्छा नाम की एक डॉक्टर अपनी सहेली दीपा के साथ आकर वहाँ उसका हाथ बटाती है। वो दोनों बच्चों के लिए खाने पीने का सामान लाती हैं और उनकी देखभाल भी करती हैं। उधर आज दत्ता अपने काम को पूरा करने यानी रिपोर्ट लेने के लिए उस गाँव पहुँचता है और पहुँचने से पहले अपनी गाड़ी साइड में लगाकर हल्का होने लगता है, पर तभी वो देखता है कि शॉल ओढ़े एक आदमी लंगड़ाते हुए उस रोड को क्रॉस कर रहा होता है, पर इस बीच दत्ता शॉल की वजह से उस आदमी का चेहरा नहीं देख पाता। अब दूसरे सीन में हम गांव के बॉर्डर पर नरेंद्र नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जो असल में भागीरथ का ही चापलूस आदमी होता है। वो असल में गांव के चेक पॉइंट पर बैठा होता है कि तभी भागीरथ की एक लॉरी वहां से गुजरने लगती है और नरेंद्र उसे बिना चेक किए जाने देता है, लेकिन तभी इस बीच दत्ता वहां पहुंचता है और ये सब देखकर नरेंद्र को डांटता है कि चुनाव का माहौल है तो तुम बिना चेक किए किसी लॉरी को ऐसे कैसे जाने दे रहे हो, इसीलिए इसे रोक कर चेक करो। तो मजबूरन नरेंद्र को अब वो लॉरी चेक करनी पड़ती है, जिसमें सभी को छोटे छोटे डब्बे दिखाई देते हैं। नरेंद्र कहता है कि इसमें कुछ नहीं है, लेकिन तभी दत्ता उन डिब्बों के पीछे देखता है तो उसे ढेर सारी छोटी लड़कियां दिखाई देती हैं और उनको देखते ही वो समझ जाता है कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है। अब दत्ता को उस पर शक ना हो, इसलिए नरेंद्र नाटक करता है और ड्राइवर को वहाँ से भागने का इशारा करता है। नरेंद्र का इशारा देखकर वो ड्राइवर और उसका साथी दूसरी तरफ भागने लगते हैं और फिर नरेंद्र खुद उनके पीछे भागने का नाटक शुरू कर देता है, लेकिन इसी बीच दत्ता उन्हें किसी तरह से पकड़ लेता है और नरेंद्र को वो गाड़ी सीज करने का ऑर्डर देता है। अब नरेंद्र ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूरी में उसे वो गाड़ी सीज करनी ही पड़ती है। फिर थोड़ी देर बाद भागीरथ का एक आदमी उधर लोकल ऑफिसर रितेश के पास आता है और कहता
है कि ये आपने क्या किया साहब, आपने हमारा माल खाकर हमारी ही गाड़ी सीज कर दी। तो रितेश पूछता है कि कौन सी गाड़ी, तुम क्या बात कर रहे हो। अब इससे पहले कि वो आदमी उसे कुछ बता पाता, दत्ता वहाँ आ जाता है जो रितेश को इस बारे में बता देता है और उसकी बातें सुनकर वो आदमी समझ जाता है कि ये सब रितेश ने नहीं बल्कि दत्ता ने किया है। अब रितेश दत्ता को देखकर कहता है कि सर आप यहाँ रिपोर्ट लेने आए हैं, इसलिए आप रिपोर्ट लो और यहाँ से जाओ, आखिर आपका इन लोकल कामों से क्या लेना देना। लेकिन दत्ता उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि कानून चाहे यहाँ का हो या कहीं और का, सभी के लिए बराबर होता है। और ऐसा कहकर वो गाड़ी में मिली सभी लड़कियों को केशव माधव के स्कूल भेज देता है ताकि उनका अच्छा इंतजाम हो सके। इस बीच वो रितेश के कहने पर उस ड्राइवर और उसके साथी को वार्निंग देकर छोड़ देता है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि जब रितेश दत्ता को रिपोर्ट देता है और दत्ता रिपोर्ट लेकर जाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ रितेश को एक कॉल आता है और कॉल सुनते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं। इस कॉल से इन दोनों को पता चल जाता है कि गांव में एक और मर्डर हो गया है। ये सुनकर अब दत्ता कहता है कि मुझे अगली रिपोर्ट के लिए फिर यहाँ भेजा जाएगा, इसलिए मैं अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। तो जब तक मुझे इस नए मर्डर केस को मिलाकर सारी रिपोर्ट्स नहीं मिल जाती तब तक मैं यहीं रहूंगा और सारी रिपोर्ट्स को एक साथ लेकर ही यहाँ से जाऊंगा। इसके बाद दत्ता और रितेश फौरन मर्डर वाली जगह पर जाते हैं जहाँ उन्हें पेड़ से लटकी हुई एक लाश मिलती है जिसको किसी ने मारकर वहाँ लटका दिया था। अब दत्ता सभी से पूछता है कि इस लाश को सबसे पहले किसने देखा था। तो बाकी गाँव वालों के साथ वहाँ मौजूद दीपा दत्ता से कहती है कि सर जब मैं और मेरी दोस्त इच्छा हॉस्पिटल से वापस घर जा रहे थे तो हमने इस डेड बॉडी को देखा था। दत्ता पूछता है कि तुम तो यहाँ हो लेकिन तुम्हारी दोस्त इच्छा कहाँ है। तो दीपा कहती है कि असल में इच्छा अपनी माँ को दवा देने के लिए घर चली गई और मैंने पुलिस को खबर दी और खुद यहाँ रुकी रही। खैर इस बीच दत्ता पूछता है कि ये डेड बॉडी किसकी है, किसी को पता है। तो रितेश कहता है कि सर मैं इसे जानता हूँ, ये भागीरथ का आदमी है, वही जिसकी गाड़ी आपने कल पकड़ी थी। अब सीन यहाँ से इच्छा के ऊपर शिफ्ट होता है जो पेशे से एक डॉक्टर होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी माँ को किसी तरह की दिमागी बीमारी है जिस वजह से इच्छा उनकी देखभाल करती है, खाना भी खुद बनाती है और दवा भी समय से देती है। अब सीन दत्ता पर आता है जो गांव के प्रेसिडेंट सुशील के पास जाता है और कहता है कि इस गांव में अब तक 3 मर्डर हो चुके हैं जिसमें एक आदमी आपका है और 2 आदमी भागीरथ के, पर अभी आप यहाँ सत्ता में हैं तो शक आप पर भी जाता है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पहले आपने भागीरथ के आदमी को मरवाया हो और फिर साथ में अपने भी एक आदमी की जान ले ली हो ताकि कोई आप पर शक न करे। तो ये सुनकर सुशील दत्ता को घूरते हुए कहता है कि आप मुझ पर शक कर रहे हैं, ये ठीक है, मेरी समझ में ये बात आती है, लेकिन सच तो ये है कि मैं यहाँ सिर्फ नाम का सरपंच हूँ। असल में इस गांव पर भागीरथ का ही राज चलता है और सभी उसके कहने पर चलते हैं। मैं जानता हूँ कि उसके ढेर सारे गैर कानूनी धंधे भी हैं, लेकिन मैं उसके उन इलीगल कामों को रोक नहीं पा रहा। ऊपर से वो गुंडा है तो मुझे अपनी फैमिली की भी फिक्र है, जिस वजह से मैंने अपने बेटे को भी यहाँ से दूर भेज दिया है और उसकी पढ़ाई बाहर ही करवा रहा हूँ। सुशील कहता है कि मुझे खुद भी यही जानना है कि ये मर्डर कौन कर रहा है, क्योंकि भागीरथ भी बेवजह अपने आदमियों को नहीं मारेगा। अब सीन यहाँ से भागीरथ पर जाता है जो अपने नेपाल नाम के आदमी को धमकाकर कहता है कि उस सुशील के बच्चे ने हमारे 2 आदमियों को मार दिया है, आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो। तो ये सुनकर नेपाल कहता है कि सुशील पर शक करना आपकी गलत फहमी है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती, उसके आदमी तो चुनाव का बिगुल बजते ही अंडरग्राउंड हो जाते हैं, इसीलिए मेरा शक ये है कि ये हम में से ही कोई एक आदमी कर रहा है। ये सुनकर भागीरथ का दिमाग भी हिल जाता है कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। फिर अगले दिन दत्ता और नरेंद्र इच्छा के हॉस्पिटल उससे पूछताछ करने के लिए जाते हैं क्योंकि वो मॉर्चरी में डॉक्टर होती है। यहाँ दत्ता इच्छा से पूछता है कि उन 3 मर्डर की लाशों का पोस्टमार्टम तुमने ही किया था ना, तो क्या तुम्हें कुछ अजीब लगा या उन केसेस में कोई सिमिलैरिटीज देखने को मिली। तो इच्छा कहती है कि पता नहीं किलर कौन है, लेकिन वो बहुत ही चालाक है क्योंकि उस किलर को ठीक ठीक पता है कि शरीर के किस हिस्से पर मारने से फौरन मौत हो जाती है और इसीलिए उसने हर बार उसी जगह को टारगेट किया है। दत्ता पूछता है कि इसके अलावा कुछ और है जो तुम बता सकती हो। तो इच्छा कहती है कि हाँ, एक और बात, मरने के बाद भी वो किलर उन लाशों को बार बार मार रहा था जैसे वो बहुत गुस्से में हो। ये सुनकर दत्ता कहता है कि दीपा ने कहा था कि तुम दोनों ने सबसे पहले उस तीसरी लाश को देखा था, तो क्या तुम मुझे एग्जैक्टली बता सकती हो कि उस दिन क्या हुआ था। तो इच्छा बताती है कि उस दिन जब मैं और दीपा हॉस्पिटल से वापस घर जा रहे थे तो इस बीच एक शॉल ओढ़े हुए हैंडीकैप्ड आदमी अचानक हमारे सामने से गुजरा, जिस वजह से दीपा को स्कूटी रोकनी पड़ी। अब इस बीच मेरी नजर जंगल की तरफ गई तो वहाँ हमने एक लाश लटकी हुई देखी। ये देखते ही हम दोनों बहुत डर गए और उसके बाद दीपा ने पुलिस को फोन किया, जबकि मैं अपनी माँ को दवा देने घर चली गई क्योंकि वो घर पर अकेली थी और उनको दिमागी बीमारी चल रही है। अब थोड़ी देर बाद दत्ता और नरेंद्र एक जगह पहुँचते हैं जहाँ दत्ता इस मर्डर केस के बारे में सोच रहा होता है। इसी बीच वो नरेंद्र से कहता है कि कल रात मैं तुम्हारे घर गया था पर तुम वहाँ नहीं थे। तो नरेंद्र जवाब देता है कि असल में मैं कल रात को अपनी गर्लफ्रेंड शिवानी के घर था। वो बताता है कि मैंने शिवानी को एक रेड लाइट एरिया से बचाया था और उसके बाद से हम दोनों में प्यार हो गया, तभी से हमारा रिश्ता चल रहा है। तो ये सुनकर दत्ता कहता है कि ठीक है, चलो शिवानी से मिलते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। नरेंद्र पूछता है
हैं कि सर उससे इन केसेस के बारे में पूछकर क्या हाथ लगेगा। तो दत्ता कहता है कि अरे चलो तो सही, देखते हैं क्या हाथ लगता है। तो इस तरह नरेंद्र अब उसे शिवानी के पास ले जाता है, जहाँ दत्ता शिवानी से पूछता है कि क्या तुम भागीरथ के आदमियों को जानती हो। तो शिवानी कहती है कि हाँ सर, मैं उनको जानती हूँ। जो दूसरा मर्डर हुआ था उस विकास का, उसे तो मैं बहुत अच्छे से जानती थी। आगे वो कहती है कि बचपन में मैं उस विकास को अंकल कहकर बुलाती थी, लेकिन उसी ने मुझे देह व्यापार में धकेल दिया और फिर बाद में मुझे पता चला कि इस धंधे में मेरा बाप भी उसके साथ शामिल था, पर अब वो दोनों इस दुनिया में नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि अच्छा हुआ ये सब, क्योंकि उनके जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब दत्ता पूछता है कि क्या कहा तुमने? वो दोनों नहीं रहे, यानी तुम्हारा बाप भी मारा गया। तो तुम्हारा बाप कौन था? यहाँ शिवानी बताती है कि सर जो पहला मर्डर हुआ था वो गोविंदो नाम के आदमी का, वही मेरा बाप था, लेकिन अभी तक ये बात गाँव में ज्यादातर लोग नहीं जानते। खैर, अब शिवानी की बातें सुनकर दत्ता सोच में पड़ जाता है कि शायद शिवानी किलर हो सकती है, क्योंकि जिन लोगों ने उसकी जिंदगी बर्बाद की वो सब मर चुके हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उसी रात भागीरथ रितेश और उसके कुछ आदमी के साथ केशव माधव के स्कूल में पहुंचते हैं। यहाँ भागीरथ केशव से कहता है कि मेरी जो लड़कियाँ उस पुलिस वाले ने तुम्हारे पास भेजी थी, अब उन्हें मुझे सौंप दो, क्योंकि उनके बिना मेरा धंधा रुका हुआ है। अब यहाँ पर ये सब दीपा भी देख रही होती है, इसलिए मौका देखकर वो सीधे इच्छा को कॉल करती है और उसके बाद इच्छा फौरन दत्ता को जाकर सारा मामला बता देती है। फिर खबर मिलते ही दत्ता फौरन नरेंद्र के साथ वहाँ पहुँचता है और भागीरथ को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन भागीरथ उससे कुछ नहीं कहता, बल्कि वो सीधा उसके एसीपी को कॉल करने लगता है। अब एसीपी दत्ता से कहता है कि मैंने तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था और रिपोर्ट लेकर फौरन यहाँ वापस आ जाओ। इस तरह लोकल मामलों में अपनी दखल अंदाजी मत करो। इस तरह अब दत्ता अपने सीनियर के हाथों मजबूर हो जाता है और उसकी आंखों के सामने भागीरथ सारी लड़कियों को ट्रक में डालकर वहाँ से ले जाता है। फिर अगले दिन दत्ता रिपोर्ट्स लेने के लिए पुलिस स्टेशन पहुँचता है, जहाँ रितेश उसे रिपोर्ट देते हुए कहता है कि सर मैंने पहले ही कहा था कि इन गाँव के मामलों में मत पड़ो, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। खैर, अब दत्ता उससे कुछ नहीं कहता और चुपचाप रिपोर्ट लेकर जाने लगता है। पर तभी अचानक पुलिस कमिश्नर रितेश को फोन करता है और कहता है कि मैंने दत्ता को पूरी छूट दी है कि वो वहाँ इन्वेस्टिगेशन करे, इसलिए तुम उसको सपोर्ट करो और दत्ता ही हमारे मर्डर्स की इन्वेस्टिगेशन खुद करेगा। ये सुनकर दत्ता अब अपने मिशन के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद शाम को रितेश यही बात आकर भागीरथ से कहता है, तो भागीरथ कहता है कि चलो अच्छा ही हुआ, कम से कम इस पुलिस वाले से हमें ये तो पता चल ही जाएगा कि हमारे आदमियों को किसने मारा, और जब वो किलर पकड़ा जाएगा तो मैं उसका बदला अपने हिसाब से लूंगा। इस बीच हम देखते हैं कि भागीरथ की गैंग में शामिल चारू नाम का एक आदमी गांव के बाहर एक दूसरी गैंग बनाने में लगा होता है। असल में वो भागीरथ के साथ दिखावे के लिए काम करता है, जबकि वो भागीरथ की सारी खबर सुशील को लाकर देता रहता है। अब यहाँ इस गैंग को बनाने की उसकी एक वजह होती है। वो सोच रहा होता है कि वो और उसकी गैंग भागीरथ के राइट हैंड नेपाल को मार देंगे ताकि भागीरथ कमजोर पड़ जाए और इस मर्डर का शक उसी कातिल पर जाए जिसने बाकी लोगों को मारा है। अब वो ये बात अपनी गैंग से डिस्कस कर रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि एक अनजान बंदा उन लोगों की बातें सुन रहा होता है। उधर केस के सिलसिले में दत्ता और इच्छा की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं और इस बीच एक दिन दत्ता उससे पूछता है कि तुम इस गांव में कितने सालों से हो और क्या तुम भागीरथ के आदमियों को जानती हो। तो इच्छा कहती है कि मैं उन्हें कुछ खास नहीं जानती, हालांकि वो कभी कभी हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, लेकिन इस दौरान मैं उनसे कुछ बात नहीं करती। अब इन्हीं बातों के बीच दत्ता उसे शिवानी के बारे में बताता है और कहता है कि शायद इस सब के पीछे शिवानी का हाथ है, क्योंकि मरे हुए लोगों में से दो लोगों ने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी, एक उसका बाप गोविंदो और दूसरा भागीरथ का आदमी विकास। पर तभी इच्छा कहती है कि नहीं, शिवानी ऐसा नहीं कर सकती, मैं उससे मिली हूँ। इस बीच दत्ता की नजर इच्छा के पास रखी एक फोटो पर पड़ती है जिसमें दो लड़कियाँ होती हैं, तो वो इसके बारे में इच्छा से पूछने लगता है। फिर इच्छा बताती है कि एक मेरी बड़ी बहन है और दूसरी मैं हूँ, और मेरी बड़ी बहन बचपन में ही मुझे और मेरी माँ को छोड़कर चली गई थी, क्योंकि शायद वो माँ की बीमारी से परेशान हो चुकी थी। उधर चारू प्लान के मुताबिक नेपाल को बहाने से अपने अड्डे पर बुलाता है। इस वक्त नेपाल और उसका दोस्त मदन एक क्लब में डांस कर रहे होते हैं और यहाँ दत्ता भी पहले से मौजूद होता है। यहाँ वो देखता है कि नेपाल और मदन जल्दी में कहीं बाहर जा रहे होते हैं, इसलिए वो फौरन नरेंद्र के साथ उन्हें फॉलो करने लगता है। लेकिन जब तक नेपाल चारू तक पहुँच पाता उससे पहले एक अनजान आदमी आकर उल्टा चारू को ही मार देता है और ये सीन दत्ता और नरेंद्र देख लेते हैं, जो फौरन उस किलर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो किलर उनके हाथ नहीं आता और बहुत ही चालाकी से वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो किलर सीधा केशव माधव के पास आता है और कहता है कि मास्टर जी आपका काम हो गया। इस बीच हम उस किलर को लंगड़ाते हुए भी देखते हैं। फिर केशव अपने रूम में जाता है और दीवार पर चारू का नाम टैग करके लगा देता है, जैसे वो उसकी हिट लिस्ट में शामिल हो। उधर थोड़ी देर बाद ये बात भागीरथ को पता चलती है, तो वो नेपाल की लाश देखने आता है। यहाँ वो दत्ता से कहता है कि देखो सुशील ने मेरा एक और आदमी मार दिया और तुम अभी तक इन्वेस्टिगेशन में लगे हो। ये सुनकर दत्ता जवाब देता है कि तुम गलत हो, असल में ये सुशील का काम नहीं है, क्योंकि जिस तरह तुम किलर को पकड़ना चाहते हो वैसे ही सुशील भी उसे कंट्रोल
करना चाहता है। तुमने मुझे यहाँ से हटाने की कोशिश की, वैसे ही सुशील ने कमिश्नर को फोन करके मुझे यहाँ रुकवा लिया। यानी वो भी उसी किलर को पकड़ना चाहता है ताकि सच्चाई लोगों के सामने आ सके। आगे दत्ता भागीरथ से कहता है कि शायद तुम्हारी गैंग ने कोई जुर्म किया होगा या किसी से नाइंसाफी की होगी, इसलिए हो सकता है कि अब वही आदमी तुम्हारे आदमियों को मरवाकर बदला ले रहा हो। खैर, अब अगले दिन दत्ता पुलिस स्टेशन में आकर मरे हुए लोगों का नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखने लगता है। यहाँ दत्ता अपनी टीम से कहता है कि इनमें से एक सुशील का आदमी था और 3 भागीरथ के थे। तभी एक कांस्टेबल उससे कहता है कि सर, असल में गोविंदो पहले भागीरथ की टीम में ही था, लेकिन कुछ साल पहले उसने पार्टी बदल ली थी। अब दत्ता कहता है कि शायद इन चारों ने पहले कोई क्राइम किया होगा, इसलिए फौरन तुम लोग इनके पुराने रिकॉर्ड्स को चेक करो और अगर कुछ मिले तो मुझे फौरन बताओ। तो इस तरह अब पुलिस की पूरी टीम दत्ता के कहने पर उन चारों लोगों की पुरानी FIR या कोई पुराना रिकॉर्ड चेक करने लगती है। इस बीच दत्ता और शिवानी की मुलाकात होती रहती है और फिर जब राखी का दिन आता है तो शिवानी दत्ता को अपने घर बुलाकर उसकी कलाई पर राखी बांधकर उसे अपना भाई बना लेती है। अब दत्ता इसके बाद सीधा केशव मास्टर के स्कूल जाता है, जहाँ उसकी नजर बाहर एक हैंडीकैप्ड आदमी पर पड़ती है और उसे देखकर उसे वो दिन याद आ जाता है जब वो पहली बार इस गाँव में आया था और उसने शॉल ओढ़े एक आदमी को देखा था। पर फिर भी दत्ता इस बात को नजरअंदाज कर देता है और अंदर केशव से मिलने चला जाता है। वहाँ जाकर वो केशव से पूछता है कि भागीरथ यहाँ ढेर सारे गैर कानूनी काम करता है ना, तो किसी ने उसकी शिकायत नहीं की? तो केशव कहता है कि सर, सिर्फ एक बंदे ने शिकायत की थी, लेकिन वो अगले दिन गायब हो गया, इसलिए उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई। अब दत्ता पूछता है कि वो आदमी कौन था, उसका नाम क्या था? तो केशव बताता है कि उसका नाम वैद्यनाथ था। अब इन्हीं बातों के बीच दत्ता की नजर दीवार पर पड़ती है, जहाँ कुछ कागज चिपके होते हैं। वहीं उधर इच्छा और दीपा हॉस्पिटल आते हैं, जहाँ इच्छा दीपा से कहती है कि शायद दत्ता ने जैसा कहा वही सच हो, शायद इस सब के पीछे शिवानी का ही हाथ हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब इच्छा की यही बात वहाँ पास में मौजूद भागीरथ का आदमी मदन सुन लेता है, जो नेपाल का साथी भी था। अब थोड़ी देर बाद दत्ता और नरेंद्र शिवानी के घर लंच के लिए जाते हैं, पर अंदर पहुँचते ही उन्हें पता चलता है कि शिवानी बेहोश पड़ी है और उसकी हालत बहुत ही सीरियस है। इसके बाद ये दोनों उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और यहाँ शिवानी का ऐसा हाल देखकर दत्ता का दिमाग खिसक जाता है, क्योंकि शिवानी ने उसे अपना भाई माना था, इसलिए वो फौरन अपनी गाड़ी लेकर भागीरथ के सामने पहुंच जाता है। वहाँ वो उससे कहता है कि तुमने शिवानी के साथ ये सब क्यों किया? मुझे अभी ये बात पता चली कि तुम्हारे 2 आदमी शिवानी के घर आए थे। ये सुनकर भागीरथ हैरानी से कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे आदमी मुझसे बिना पूछे कुछ नहीं करेंगे और आखिर उनका शिवानी से क्या लेना देना? तो दत्ता कहता है कि मुझे इस सब से कोई लेना देना नहीं है, तुम सिर्फ अपने आदमियों से कहो कि वो सरेंडर कर दे, वरना मैं उनका एनकाउंटर कर दूंगा। उधर हॉस्पिटल में जब शिवानी होश में आती है तो वो नरेंद्र को बताती है कि जब मैं तुम दोनों का इंतजार कर रही थी तो नेपाल और मदन वहाँ आए थे। असल में मदन ने इच्छा की बात सुन ली थी कि मैंने भागीरथ के आदमी को मारा है, इसलिए वो मुझे गलत समझकर मारने लगे। खैर, दत्ता के कहने पर भागीरथ नेपाल और मदन को फोन करके सरेंडर करने को कहता है, इसलिए वो दोनों सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचकर सरेंडर हो जाते हैं। यहाँ रितेश उन्हें देखकर कहता है कि अरे, तुम दोनों डरकर यहाँ आ गए, अब अंदर गए तो बाहर नहीं निकल पाओगे। ऐसा कहकर रितेश उन्हें एक सीक्रेट जगह पर छुपा देता है। इस बीच नरेंद्र गुस्से में उन दोनों को पुलिस स्टेशन में ढूंढने की कोशिश करता है और रितेश पर शक करने लगता है। इस बीच दत्ता की ईमानदारी को देखते हुए रितेश दत्ता को एक सच बताता है, वही वैद्यनाथ के बारे में, जिसके बारे में केशव ने दत्ता को बताया था। इसके बाद दत्ता सीधा केशव के पास जाता है और कहता है कि मुझे पता चल गया है कि वैद्यनाथ कौन है और ऊपर से तुम्हारी दीवार पर मरे हुए और मरने वाले लोगों के नाम लिखे हैं, इसीलिए अब मुझे सब कुछ सच सच बता दो। तो दोस्तों, यहाँ आता है इस मूवी का पहला ट्विस्ट। अब केशव उसे बताता है कि वैद्यनाथ मेरा जीजा है। वो कहता है कि कुछ साल पहले मेरी बहन और जीजा अपनी दोनों बेटियों के साथ मेरे घर आए थे। इस बीच मेरी दोनों भांजियां छुपन छुपाई खेल रही थी, लेकिन एक दिन भागीरथ के 6 आदमी वहाँ से गुजर रहे होते हैं, जिनकी गंदी नजर मेरी बड़ी भांजी दिशा पर पड़ जाती है और वो उसको पकड़कर ले जाते हैं और उसके साथ गलत काम करते हैं, जिससे मेरी भांजी दिशा की मौत हो गई। केशव कहता है कि उस घटना की अकेली गवाह मेरी छोटी भांजी थी, जिसने मुझे आकर ये पूरी बात बताई। अब दिशा की मौत के बाद मेरी बहन पागल हो गई और मेरा जीजा वैद्यनाथ जब उन 6 लोगों के खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने गया तो उन लोगों ने मेरे जीजा को मार दिया। इस बीच हम नेपाल और मदन को देखते हैं, जिनको रितेश ने अंडरग्राउंड कर दिया था। और यहाँ आता है मूवी का दूसरा ट्विस्ट। अब नेपाल और मदन सोच रहे होते हैं कि अंडरग्राउंड रहकर वो दत्ता से बच जाएंगे, लेकिन तभी उनके सामने इच्छा आ जाती है और यहाँ हमें रिवील किया जाता है कि केशव अपनी जिस दूसरी भांजी की बात कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि इच्छा है, जिसकी बड़ी बहन दिशा का उन 6 लोगों ने मर्डर कर दिया था। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि रितेश असल में भागीरथ के साथ होने का सिर्फ नाटक कर रहा था, जबकि वो केशव और इच्छा को उन 6 लोगों के बारे में इन्फॉर्म कर रहा था, जिनको इच्छा एक एक करके मार रही थी। और इस बार भी नेपाल और मदन को रितेश ने अंडरग्राउंड इसीलिए किया था ताकि
कि इच्छा आकर उन्हें मार दे। खैर, अब इच्छा दोनों के सामने आ जाती है तो ये दोनों डरकर दूसरी तरफ जाने लगते हैं, लेकिन यहाँ इनके सामने दीपा भी आ जाती है, जिसे देखकर मदन समझ जाता है कि वो इच्छा और दीपा का जाल था, जो उन्होंने अपनी बात जानबूझकर उसको सुनाई थी ताकि वो शिवानी पर हमला करें और फिर उन्हें पकड़कर पुलिस स्टेशन में लाया जाए, जहाँ रितेश दोनों को इच्छा के हवाले कर दे। इसके बाद केशव का वो लंगड़ा आदमी और वो खुद केशव, ये सब मिलकर इन दोनों को घेर लेते हैं। और तभी आता है इस मूवी का तीसरा ट्विस्ट, जहाँ हम देखते हैं कि इन लोगों के साथ नरेंद्र भी मिला हुआ था, जो इच्छा का इस काम में साथ दे रहा होता है और दत्ता को उस तक पहुँचने नहीं दे रहा था। अब दत्ता भी वहाँ आ जाता है और इसी बीच नरेंद्र नेपाल और मदन को मारने के लिए अपनी पिस्तौल निकाल लेता है, लेकिन दत्ता यहाँ उसे रोकते हुए कहता है कि हम इन्हें जेल भेजेंगे, तुम कानून हाथ में मत लो। लेकिन नरेंद्र दत्ता की बात नहीं मानता, जिसके बाद दोनों में छोटी सी हाथापाई हो जाती है। लेकिन इसी बीच मौका देखकर इच्छा नेपाल को गोली मार देती है, जिसके बाद मदन उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर इतने में इस बार दत्ता खुद अपनी गन से मदन को शूट कर देता है, जिससे कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि दत्ता कमिश्नर को रिपोर्ट देता है कि खुद को बचाने के लिए मैंने मदन पर गोली चलाई और उसी तरह गांव में वो लोग गैंग वॉर में मारे गए, यानी इसके पीछे कोई सीरियल किलर नहीं था। इसके बाद पुलिस भागीरथ के धंधों को बंद कर देती है और आखिर में दत्ता और इच्छा सेटल हो जाते हैं और जिसके बाद में ही ये मूवी भी यहीं पर दी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें और अगर आप नए हैं तो चैनल